रात का सन्नाटा पूरे आंगन में पसरा हुआ था। मिट्टी की मूर्तियों की गंध अभी भी हवा में घुली हुई थी। छोटी बहू ने टोकरी में रखे अधूरे गुड्डे गुड़िया की तरफ देखा। दिए की लौ हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। कमरे के अंदर बड़ी माँ की परछाई दीवार पर लहराई और अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए उनका स्वर गूंजा, इतनी रात हो गई है छोटी, अब सो जा, सुबह फिर जल्दी उठना है। छोटी ने सिर हिलाया पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मन में कई बातें घूम रही थीं। पाल बाबू का फोन, पढ़ते ऑर्डर, घर का तनाव, चाचा जी का गुस्सा और छोटू की खामोशी। सब कुछ सही कर लूंगी मैं, उसने खुद से फुसफुसाया और मिट्टी के बचे टुकड़ों को ढककर अंदर चली गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही फिर वही हलचल शुरू हो गई। बड़ी माँ ने आंगन में झाड़ू लगाई, दीदी भाभी ने चूल्हा जलाया और छोटी बहू मिट्टी गूंथने बैठ गई। तभी छोटू अंदर से निकला, चेहरे पर थकान और न जाने कैसी उदासी। उसने धीरे से कहा, छोटी, आज मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ और काम देखने। छोटी ने सिर उठाकर देखा, पर हमारे ऑर्डर का क्या होगा छोटू, आज पाल बाबू को देना है ना। छोटू ने नजरें चुराई, मैं लौट आऊंगा दोपहर तक, बस थोड़ा और सोचने का है। छोटी कुछ समझी नहीं लेकिन बोली कुछ नहीं। बस उसने मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा हाथ में लिया और चुपचाप गूंथती रही। दोपहर तक घर में सब अपने काम में लगे रहे। बड़ी माँ बार बार छोटी को समझाती रही कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, लेकिन अंदर कहीं डर था, कहीं ये मेहनत व्यर्थ न चली जाए। तभी अचानक आंगन में पाल बाबू का नौकर आया, हाथ में पुराना थैला और आवाज में कड़वाहट। पाल बाबू ने भेजा है ये, बाकी मूर्तियां कल सुबह तक पहुंचा दो, वरना ऑर्डर कैंसिल समझो। बड़ी माँ का चेहरा उतर गया। छोटी ने जल्दी से थैला खोला, उसमें टूटी हुई 3 मूर्तियां थीं। ये तो हमारी नहीं है, उसने कांपती आवाज में कहा। नौकर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, बाबू ने कहा है कि अगर ऐसा माल भेजोगे तो पूरा सौदा खत्म। छोटी बहू वहीं ठिठक गई, उसके हाथ की मिट्टी जमीन पर गिर गई। बड़ी माँ ने उसे पकड़ लिया, घबराना मत, हम कुछ करेंगे। लेकिन छोटी के मन में अब शक की परछाइयां गहराने लगी थीं। उसे याद आया, कल रात मिट्टी सुखाने के लिए बाहर रखी थी और सुबह कुछ मूर्तियां गुम भी थीं। क्या किसी ने जानबूझकर बदली की थी? शाम तक छोटू लौटा तो छोटी ने उसे सवाल किया, तुम गए कहाँ थे? छोटू बोला, काम देखने। लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। बड़ी माँ ने सबके सामने पूछा, पाल बाबू का आदमी आया था, उसने धमकी दी है, तुमने कुछ देखा सुना? छोटू ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में चला गया। माँ और बहुएं चुप थीं। सन्नाटा फैल गया। रात को जब सब सो गए तो छोटी बहू आंगन में अकेली बैठी थी। हवा में सन्नाटा था लेकिन उसके कानों में जैसे कोई फुसफुसाहट थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, दीदी भाभी खड़ी थीं। छोटी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। कल रात जब तू मूर्तियां बाहर रखकर गई थी, मैंने देखा था कि कोई आदमी दीवार के पार से झांक रहा था। मैंने समझा शायद छोटू होगा, पर अब लग रहा है कुछ गड़बड़ थी। छोटी के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो सकता है? शायद वही जो नहीं चाहता कि ये काम चले, दीदी भाभी ने कहा और अंदर चली गई। छोटी ने आसमान की तरफ देखा। चांद आधा था और उसकी रोशनी मिट्टी के ढेर पर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे किसी की परछाई फिर उधर से गुजरी। वह धीरे से उठी, टोकरी के पास गई और देखा, एक मूर्ति टूटी पड़ी थी जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। छोटी के हाथ कांपने लगे। सुबह होते ही उसने बड़ी माँ को सब बताया। माँ ने कहा, अब कुछ छिपाना नहीं चाहिए, हमें पुलिस को बताना होगा। लेकिन तभी छोटू ने गुस्से से कहा, पुलिस? आप सब बेवजह का तमाशा क्यों बनाना चाहती हैं? ये सब हमारी ही गलती है। बड़ी माँ ने तीखे स्वर में कहा, क्या तू मानता है कि मूर्तियां हमने तोड़ी हैं? छोटू बोला, मैं बस ये कह रहा हूं कि गलती बाहर निकालने से पहले घर में देखो। छोटी को अब शक और गहराने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं। छोटू, क्या तुम जानते हो कुछ? छोटू कुछ बोलने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वही नौकर फिर आया। पाल बाबू बुला रहे हैं। छोटी ने तय किया, वो खुद जाएगी। बड़ी माँ ने रोकने की कोशिश की, पर छोटी का मन अब शांत नहीं था। वह अकेली चली गई उस दुकान तक। दुकान में पाल बाबू बैठे थे, चेहरे पर झुंझलाहट। उन्होंने कहा, तुम लोगों का काम अच्छा है, लेकिन कोई चाल चल रहा है। तुम्हारी मूर्तियां हमारे पास पहुंचने से पहले कोई बदल देता है। छोटी ने चौंक कर पूछा, क्या? हाँ, पाल बाबू ने कहा, मुझे सबूत भी मिला है, ये देखो। उन्होंने दराज से एक फोटो निकाली। फोटो में एक आदमी था जो आधी रात में उन्हीं की मूर्तियों के ढेर में कुछ रख रहा था। चेहरा धुंधला था, लेकिन छोटी ने उस जैकेट को पहचान लिया। वो छोटू की थी। उसकी सांस रुक गई, दिल में जैसे कुछ टूट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, पाल बाबू बोले। मैं सच नहीं जानता, पर जब तक ये साफ नहीं होता मैं नया ऑर्डर नहीं दूंगा। छोटी ने फोटो हाथ में ली और चुपचाप बाहर निकल आई। घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर पानी बहने लगा। हवा में ठंड थी। छोटी भीगती हुई आई, हाथ में फोटो कसकर पकड़े हुए। घर पहुंची तो देखा छोटू बरामदे में बैठा था, सिर झुकाए। छोटी उसके सामने खड़ी हुई। ये क्या है? उसने फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। छोटू ने एक पल को देखा, फिर सिर झुका लिया। उसकी आवाज भारी थी, मैं मजबूर था छोटी। चाचा जी ने कहा था अगर हमने दुकान से सौदा नहीं छुड़ाया तो वो घर से निकाल देंगे हम सबको। मैंने बस मूर्तियां बदल दी ताकि ऑर्डर रुक जाए। छोटी की आंखों से आंसू गिर पड़े।
तुमने हम सबका भरोसा तोड़ दिया छोटू। मैं घर बचाना चाहता था, छोटू बोला। माँ दिन रात काम करती है, सबके ताने सुनती हैं। मैं बस चाहता था कि ये सब खत्म हो जाए। छोटी ने गहरी सांस ली। घर ऐसे नहीं बचता छोटू, घर भरोसे से बचता है। अंदर बड़ी माँ सब सुन चुकी थी। वो बाहर आई, चेहरा कठोर पर आंखों में दर्द। तूने हमारे मेहनत की मिट्टी को शर्मिंदा किया है बेटा। छोटू उनके पांवों में गिर गया। माफ कर दो माँ। लेकिन माँ ने कहा, माफी से भूख नहीं मिटती बेटा। आज जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ पैसे का नहीं है, रिश्तों का है। सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन अंदर आंधी थी। उस रात सब अपने अपने कमरे में बंद रहे। छोटी बहू खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में अधूरी मूर्ति। उसने धीरे धीरे उस पर फिर से रंग चढ़ाया, जैसे अपने टूटे भरोसे को जोड़ रही हो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी माँ थी। बेटी, मुझे एक बात समझ आ रही है, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। छोटी ने हैरानी से पूछा, मतलब? पाल बाबू सच कह रहे थे कि कोई चाल चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है छोटू के पीछे कोई और है। किसी ने उसे फंसाया है। छोटी ने सर उठाया, उसकी आंखों में फिर वही चमक थी। अगर ऐसा है तो मैं पता लगाऊंगी कौन है वो। अगले दिन जब सब बाहर गए तो छोटी ने चोरी छिपे पुराने आंगन के पास पड़ी मूर्तियों को ध्यान से देखा। मिट्टी के नीचे उसे एक अजीब सा निशान दिखा, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई प्रतीक बनाया हो। उसने उस मिट्टी को खुरचा और नीचे से निकल आया एक छोटा सा ताबीज। ताबीज में अक्षर थे आर। छोटी के मन में एक नाम उभरा, अर्षि मुनि। वही जो हमेशा उसकी विधवा देवरानी मिली को ताने देता था, वही जो परिवार को तोड़ने की बात करता था। अब सब कुछ साफ होने लगा था। उसने ताबीज को अपने दुपट्टे में बांधा और अंदर चली गई। बड़ी माँ से कुछ नहीं कहा, बस बोली, माँ, अब जो भी होगा सच सबके सामने आएगा। शाम को जब सब एक साथ बैठे, छोटी ने ताबीज टेबल पर रख दिया। ये मिला आंगन में, उसने कहा, और इसके अंदर वो निशान है जो हमारी मूर्तियों पर बने थे। ऋषि मुनि का चेहरा सफेद पड़ गया। बड़ी माँ ने पूछा, ये तुम्हारा है? वो कुछ नहीं बोले। छोटी आगे बढ़ी, आपने हमारे घर की मेहनत को अपमानित किया ताकि हम ये काम छोड़ दें, लेकिन अब ये नहीं होगा। ऋषि मुनि ने तिल मिलाकर कहा, मैंने जो किया परिवार की इज्जत के लिए किया। बड़ी माँ ने ठंडे स्वर में कहा, इज्जत मेहनत से आती है, झूठ से नहीं। सब खामोश रहे। रात के आखिरी पहर में छोटी बहू ने सारी टूटी मूर्तियां फिर से जोड़ दी। हाथों पर मिट्टी, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर दृढ़ता थी। बड़ी माँ उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, तूने साबित कर दिया कि बहू होने का मतलब सिर झुकाना नहीं, घर संभालना होता है। छोटी ने मुस्कुराकर कहा, अब घर की मिट्टी फिर से उठेगी माँ, और इस बार कोई तोड़ नहीं पाएगा। दीवार के उस पार से हवा चली, मिट्टी की खुशबू फिर से पूरे घर में फैल गई। कहीं दूर से घंघरुओं की हल्की आवाज आई, जैसे देवी खुद मुस्कुरा रही हो।